देना पड़ता है किसान को, तो भारत सरकार को 6,000 रुपया दे। आप अगर 600 रुपया देना पड़ेगा तो भारत सरकार को 6,000 रुपया देना पड़ेगा। और अगर नुकसान हो गया और आपका बीमा मंजूर हो गया तो 600 रुपये में आपको 30,000 रुपये का बीमा मिल जाएगा। 30,000 रुपये। पहले ऐसा नहीं था भाइयों बहनों। पहले एक और मुसीबत थी कि किसान फसल बीमा का प्रीमियर भांति भांति का रहता था। मुझे बताया गया उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 14% प्रीमियम देना पड़ा और रकम आधे से भी कम मिली, और वो भी जिस बैंक से लोन लिया था उस बैंक को सीधी सीधी चली गई, किसान का जेब तो खाली रहा। ये कमियां हमने दूर कर दी है भाइयों बहनों। अब किसान बीमा लेगा तो जितने का बीमा लेगा, अगर नुकसान हुआ तो पूरे का पूरा दाम उसको मिल जाएगा। बैंक से लोन लिया हो तो भी मिलेगा, नहीं लिया तो भी मिलेगा। ये पहले नहीं था भाइयों बहनों। पहले किसान अच्छी मौसम हो जाए, बारिश अच्छी हो जाए, समय पर हो जाए और ढेर सारी फसल पैदा हो जाए, बिल्कुल 100% पक्का, और खेत के अंदर फसल काट करके सारा ढेर किया हो धान का। अब किसान इंतजार करता हो कि किसी का ट्रैक्टर लाएंगे और उठा करके मंडी में ले जाएंगे, और इतने में आया अचानक बारिश आ जाए, इतने में अचानक नुकसान हो जाए तो किसान को फसल बीमा नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, इस फसल बीमा योजना में हमने व्यवस्था की है कि धान पकने के बाद, फसल कटने के बाद खेत में अगर ढेर किया हुआ है और 14 दिन के भीतर भीतर कोई आपत्ति आ गई और उस ढेर का नुकसान हो गया तो किसान को फसल बीमा मिलेगा, उसके पैसे मिलेंगे। भाइयों बहनों, पहले तो क्या था कि 25-30 गांव के बीच में हिसाब किताब रहता था। 10 गांव में सूखा पड़ गया, 20 गांव में सूखा नहीं पड़ा, तो सरकार हिसाब लगाती थी कि सबका तो एवरेज ठीक हो गया, तो 10 वालों को कुछ नहीं मिलता था। हमने कहा है कि अगर नुकसान छोटा भी होगा, जैसे ओले गिरे, 2 खेत में ही ओले गिरे, बाकी कहीं नहीं गिरे, तो पुराना नियम तो ऐसा था उस किसान को कुछ नहीं मिलता था। हमने तय किया कि छोटे से इलाके में भी ओले गिरे और 1 या 2 किसान का भी नुकसान हो गया तो भी उस नुकसान को नुकसान माना जाएगा, उसको फसल बीमा दिया जाएगा। भूस्खलन हो गया, पहाड़ों में होता रहता है। अब कोई भूस्खलन पूरे जिले पर थोड़ा गिरता है, पूरे तहसील पर थोड़ा गिरता है, 2-4 खेत पे गिरता है, तो वो बेचारा कहां जाएगा। हमने तय किया अगर भूस्खलन के कारण ऐसे किसी किसान की जमीन बर्बाद हो गई तो उसको भी फसल बीमा मिल जाएगा। ऐसी बातों को किया है जो साथ अपने किसानों के साथ बैठ करके उनको समझा करके उनकी मुसीबतों को समझ करके ये पक्की योजना बनाई है। और इसलिए मैं आज विशेष रूप से उड़ीसा आया हूं। ये जगन्नाथ की धरती से ये मेरे किसान भाइयों बहनों को प्रार्थना करने आया हूं कि सरकार की प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना को समझिए, इस फसल योजना का फायदा उठाइए और आप निश्चिंत हो जाइए। परमात्मा रूठ जाएगा, सरकार नहीं रूठेगी, ये मैं आज आपको वादा करने आया हूं। भाइयों बहनों, हमारे यहां
आपदा आती है जब, तो पहले नियम था कि अगर 50% नुकसान हुआ है, 50% से ज्यादा, तभी आपको मुआवजा मिलेगा। अगर 49% हुआ तो खेल खत्म, गए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। भाइयों बहनों, हमने वो नियम बदल दिया। आजादी के बाद पहली बार दिल्ली में ऐसी सरकार आई है जो किसानों के लिए सोचती है, किसानों के लिए करती है, और हमने 50% का नियम तोड़ करके 33% पर ले आए। 1/3 नुकसान हुआ होगा तो भी उसको नुकसान माना जाएगा और आपदा प्रबंधन से उस किसान को मुआवजा दिया जाएगा। पहले जितना मुआवजा दिया जाता था उससे हमने 1.5 गुना कर दिया। एक और महत्वपूर्ण बात की हमने, पहले आपदा के कारण ओले गिर गए, बारिश आ गई तो फसल पैदा होती थी, लेकिन कोई न कोई उसमें कमी होती थी। रंग ठीक नहीं होता था, कोने टूट जाते थे, गेहूं है तो छोटा होता था, तो सरकार उसको हाथ नहीं लगाती थी, और अगर लगाती थी तो कहती थी आधे दाम में देना है तो दे दो। हमने नियम बनाया है, प्राकृतिक आपदा के कारण अगर आपकी पैदावार में कलर ठीक नहीं है, कोना टूट गया है, दिखने में अच्छा नहीं लगता है, तो भी सरकार पूरी की पूरी फसल खरीद लेगी और किसान को उसका दाम देगी। ये निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय पहली बार देश में हुआ। भाइयों बहनों, किसानों के कल्याण के लिए हमने हमारे मंत्रालय का नाम भी, पहले कृषि मंत्रालय था, उसके साथ हमने अब किसान कल्याण शब्द जोड़ दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कृषि भी हो, किसान का कल्याण भी हो, और इसलिए इन सारी योजनाओं को किसान कल्याण के साथ जोड़ करके हम लाए। भाइयों बहनों, ये सरकार किसानों के लिए कैसे सोचती है। मैं 2014 में मैंने देखा कि मुझे मुख्यमंत्रियों के पत्र धमाधम आते थे। कुछ मुख्यमंत्री तो हर हफ्ते एक चिट्ठी लिखते थे, और सारे मुख्यमंत्रियों की एक शिकायत रहती थी कि मोदी जी आपकी सरकार बन गई, हम यूरिया से परेशान हैं, यूरिया मिले ऐसा करो। कुछ हमारे एमपी बताते थे कि साहब हमारे यहाँ यूरिया के लिए कतार लगाने के लिए लोगों को रात रात जगना पड़ता है, यूरिया नहीं मिलता है। कुछ जगह पे तो अखबार में खबर आती थी कि यूरिया का कालाबाजारी हो रही है, कुछ जगह से खबर आती थी कि यूरिया लेने के लिए किसानों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। भाइयों बहनों, यूरिया के साथ ये सारे संकट आप जानते हैं। पहली बार 2015 में एक भी मुख्यमंत्री ने मुझे यूरिया के लिए चिट्ठी नहीं लिखी है, एक भी एमपी ने यूरिया के लिए शिकायत नहीं की है, एक भी जगह पे यूरिया की कालेबाजारी का खबर नहीं आया है, एक भी जगह पर यूरिया लेने आए किसानों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ है। क्यों? हमने यूरिया की नीति में बदल कर दिया। यूरिया का उत्पादन देश आजाद होने के बाद सबसे ज्यादा यूरिया का उत्पादन इस सरकार के समय हुआ है, और काले बाजारी करने वालों की हिम्मत इस सरकार में नहीं है किसी की। लोगों को लगता है भाई अभी मोदी है तब तक ठहरो, भूखे मरेंगे लेकिन कुछ गलती नहीं करेंगे, मूड बना है। भाइयों बहनों, हमने यूरिया में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया। हमने यूरिया में निर्णय किया कि अब नीम कोटिंग यूरिया होगा। क्योंकि यूरिया क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि यूरिया सब्सिडाइज होता था तो केमिकल फैक्ट्री वाले यूरिया चोरी कर जाते थे, ट्रकें भर भर के केमिकल फैक्ट्री में चला जाता था और सस्ते में वो अपना केमिकल बनाने के लिए उसका उपयोग करते थे, किसान के पास जाता ही नहीं था। अब नीम कोटिंग करने के कारण 5 ग्राम यूरिया भी
किसी केमिकल फैक्ट्री को काम नहीं आएगा। वो खेती के सिवाय कहीं काम ही नहीं आ सकता है। ऐसी व्यवस्था कर दी है, इसलिए यूरिया की चोरी अटक गई। और भाइयों बहनों, ये आजकल आपने देखा होगा, सुबह शाम मेरे पर तूफान चलता रहता है। कुछ लोग लगे रहते हैं, एक तो बेचारे पता नहीं पा रहे कि मोदी प्रधानमंत्री बन कैसे गया, एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन कैसे गया, इनके गले नहीं उतरता है। दूसरा, मैंने कुछ चीजें ऐसी की है, इसके कारण इन लोगों को बहुत परेशानी है। मुझे बताइए, ये यूरिया का नीम कोटिंग हुआ तो केमिकल वालों के यहाँ जो चोरी होती थी, तो उनको मोदी पे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मोदी के खिलाफ कुछ भी होगा तो उसको वो मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? हो हल्ला चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? चलाएंगे। पहले विदेशों से धन आता था, कुछ एनजीओ को हमने कहा भाई आए भले आए, हिसाब तो दो। हमने हिसाब मांगना शुरू किया, वो सारे इकट्ठे हो गए, मोदी को मारो, मोदी को मारो, हमसे हिसाब मांग रहा है। मुझे बताइए भाई, देश में अंदर आने वाले पैसों का हिसाब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? पाई पाई का हिसाब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अगर विदेशों से धन आता है तो धन कहां खर्च किया वो देश को पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कानून में लिखा हुआ है। लेकिन जब से हमने हिसाब मांगना शुरू किया तो ये सारे इकट्ठे हो गए और सुबह शाम षड्यंत्र करते हैं कि मोदी को कैसे खत्म किया जाए, मोदी सरकार को कैसे हटाया जाए, मोदी की बेइज्जती कैसी की जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने मुझे चुना है इन बीमारियों से देश को बाहर लाने के लिए, और मैं इस काम को कर रहा हूं। मुझ पर जितनी बितनी होगी बितने दो, लेकिन आपने मुझे जो काम दिया है उस रास्ते से मैं चलित होने वाला नहीं हूं, रुकने वाला नहीं हूं, थकने वाला नहीं हूं, और झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं परेशानियां किस बात की हो रही, मैं जानता हूं क्या चूकता है इन लोगों को, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा, देश को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, हम यूरिया का नीम कोटिंग किया। कुछ लोगों को परेशानी होगी, लेकिन मेरे देश के कोटि कोटि किसानों का भला होगा। और नीम कोटिंग से दूसरा भी फायदा है, गांव की गरीब महिलाएं अगर ये नीम के जो फल होते हैं, खली होती है, उसको अगर इकट्ठा कर दें तो अब बहुत बड़ा बाजार मिलने वाला है। क्योंकि नीम कोटिंग करने के लिए नीम के पेड़ का जो तेल निकलता है उसकी जरूरत पड़ती है। गांव को एक नया उद्योग मिल सकता है। और दूसरा, नीम कोटिंग वाला यूरिया डालने से जमीन को नुकसान कम होता है।